हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का कॉमन टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, थायराइड ग्रंथि। सबसे पहले आता है थायराइड ग्रंथि का इंट्रोडक्शन, परिचय। तो थायराइड ग्रंथि ग्रीक शब्द थायरोस और ईडियस से मिलकर बना है। थायरोस का मतलब होता है शील्ड और ईडियस का मतलब होता है फॉर्म। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसकी खोज सबसे पहले थॉमस वाटसन ने की थी। थायराइड ग्रंथि ऐसे हार्मोन का संश्लेषण, संग्रहण और स्राव करती है जो कोशिकाओं की वृद्धि और उनमें होने वाली उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। थायराइड ग्रंथि सभी कशेरुकियों में पाई जाती है, लेकिन इसकी आकृति और स्थिति यानी कि इसकी शेप और इसकी पोजीशन अलग अलग होती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन को थायरोक्सिन कहते हैं। अब आ जाती है इसकी पोजीशन, स्थिति। तो ये मनुष्य का एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ शरीर के किस किस भाग में पाई जाती हैं वो दिखाया गया है। तो हमें देखना है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है, ये रही। तो जो रेड कलर की ग्लैंड दिखाई दे रही है उसको थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। पाई कहाँ जाती है? यह ट्रैकिया वायुनाल के सामने लैरिंग्स के ठीक ऊपर पाई जाती है तथा थायराइड और क्रिकॉइड उपास्थियों की पार्श्व भागों पर फैली होती है। उपास्थियाँ होता है कार्टिलेज, बोन्स होता है हड्डियाँ और उपास्थियाँ होता है कार्टिलेज। यह क्या होती है? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड समझते हैं, दो पालियों से बनी हुई। जैसे हम अब इसकी स्ट्रक्चर में देखते हैं, इसको बड़ा करके दिखा दिया गया है। तो ये पिंक कलर की है और बाइलोब्ड, बाइलोब्ड यानी कि द्विपाली, दो पालियों से मिलकर बनी होती हैं। पिंक कलर की होती है और कैपिटल एच के आकार की होती है। मनुष्य में इसका भार 25 से 30 ग्राम होता है और फीमेल्स में ये थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन इसका साइज उम्र, प्रजनन अवस्था, आवास और भोजन पर निर्भर करता है। इसकी दोनों पालियां संयोजी ऊतक की एक संकरी सी पट्टी से जुड़ी रहती हैं और इस पट्टी को इस्थमस कहा जाता है। तो दोनों पालियों को जोड़ने वाली पट्टी इज इक्वल टू इस्थमस। अब आती है हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड। हिस्टोलॉजी क्या चीज़ होती है? आंतरिक संरचना। तो अगर थायराइड ग्रंथि को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं स्टेन करके, तो इस तरह से दिखाई देती है। इसमें काफ़ी सारी सेल्स दिखाई दे रही हैं। जैसे बाहर वाली ये दिख रही है अपने को फॉलिकुलर एपिथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी, पैराफॉलिकुलर सेल, कैप्सूल। उसके बाद ये इसके बीच में कनेक्टिव टिश्यू आ गया, थायराइड टिश्यू हो गया। तो इस तरह से ये हमें दिखाई देती है माइक्रोस्कोप के नीचे। अगर इसको आउटलाइन देखें तो इस तरह से दिखाई देगी। ऊपर की तरफ सी सेल्स, फिर जो राउंड राउंड है उसको बोलते हैं थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड पुट्टिकाएँ। फिर उसके बाहर वाली लेयर फॉलिकुलर एपिथीलियम, और जो ये है इसको बोलते हैं T4 और T3। ये कोलॉइड के अंदर है। T3 और T4 क्या है? हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। ब्लड कैपिलरी, ब्लड कार्पल्स, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, जो इनको आपस में जोड़ के रखता है। अब आ जाते हैं हार्मोन्स ऑफ थायराइड। फर्स्ट हार्मोन है थायरोक्सिन, जिसको बोलते हैं T4, और दूसरा है ट्राई आइडोथायरोनिन T3।
ट्राईआइडोथायरोनिन थायरॉक्सिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। कौन? T3 अधिक क्रियाशील होता है T4 की अपेक्षा, किंतु इसकी क्रिया स्थिर नहीं रहती। T3 थायरॉक्सिन से लगभग 4 गुना अधिक प्रभावी होता है, इसलिए उत्तकों में पहुंचने पर थायरॉक्सिन की मात्रा किस में बदल जाती है? T4। जो T4 है वो T3 में बदल जाता है। अतः T3 अधिक महत्वपूर्ण थायराइड हार्मोन है। अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ थायराइड, यानी कि जो थायराइड के क्या क्या कार्य हैं जो थायराइड के द्वारा किए जाते हैं, थायराइड हार्मोन्स के द्वारा। सबसे पहले हार्मोन्स देख लिए हमने, T3 और T4 था। अब इनके क्या काम है? सबसे पहले ये इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक होती हैं उपापचय क्रियाएं, उन पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो सभी ऊतक और अंग तंत्र थायराइड के स्रवण से प्रभावित होते हैं। प्रोटीन उपापचय पर भी ये प्रभाव डालते हैं। तो थायराइड हार्मोन प्रोटीन के उपचय और उपापचय दोनों को प्रभावित करते हैं। थायरॉक्सिन व T3 प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में वृद्धि करते हैं। जब प्राणियों को थायरॉक्सिन या T3 दी जाती है तो सभी ऊतकों में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। फिर है नेक्स्ट कि ये जो थायराइड हार्मोन है वो कार्बोहाइड्रेट पर क्या इफेक्ट डालते हैं? तो थायराइड हार्मोन शुद्धांतर में ग्लूकोज के अवशोषण की दर को बढ़ाता है। यह हार्मोन लीवर और कंकाल पेशियों में ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया में वृद्धि करता है और इसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि थायरॉक्सिन इंसुलिन हार्मोन के अपघटन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से संबंधित काम करता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस में। प्रोटीन उपापचय पर प्रभाव, कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर प्रभाव। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन ग्रोथ, वृद्धि पर प्रभाव। तो शरीर की वृद्धि के लिए थायराइड हार्मोन अति आवश्यक होता है। वृद्धि के लिए STH हार्मोन व थायरॉक्सिन हार्मोन सहकर्मी के रूप में काम करते हैं। सहकर्मी का मतलब होता है जब साथ मिलकर काम करते हैं। थायरॉक्सिन की उपस्थिति में STH अपनी पूरी क्षमता से लक्ष्य कोशिकाओं पर क्रिया करता है। थायराइड हार्मोन का वृद्धि पर प्रभाव बच्चों में देखा जा सकता है। बच्चों के वर्धन काल कौन सा होता है? जब वो डेवलपमेंट करते हैं, वृद्धि करते हैं। थायरॉक्सिन का अल्पस्रवण वृद्धि दर को बहुत कम कर देता है, जबकि इस हार्मोन का अतिस्रवण बच्चों में कंकाल की वृद्धि को बढ़ाता है। कंकाल यानी कि स्केलेटन की वृद्धि को बढ़ा देता है और बच्चों की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर थायराइड हार्मोन भ्रूण और नवजात शिशु के मस्तिष्क के विकास को भी प्रभावित करता है। फीटस में पर्याप्त मात्रा में थायरॉक्सिन के स्रवण नहीं होने पर मस्तिष्क का विकास और परिपक्वन नहीं हो पाता। फीटस भ्रूण, और अगर उसका मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता तो शिशु मानसिक रूप से अल्प विकसित रहता है। थर्ड आता है इफेक्ट्स ऑन बॉडी वेट। अगर थायरॉक्सिन का स्रवण अधिक होता है तो शरीर का भार घटता है। थायरॉक्सिन के स्रवण में कमी शरीर के भार को घटाती है, परंतु यह प्रभाव हमेशा ऐसे नहीं होते। थायरॉक्सिन भूख को बढ़ाता है और उपापचय दर के परिवर्तन में संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट आता है जठरांत क्षेत्र पर प्रभाव।
इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये पाचक रसों के स्रवण दर में वृद्धि करता है। इसके अलावा अगर इसका अतिस्रवण होता है तो भूख में वृद्धि होती है और जिससे व्यक्ति अधिक फूड लेता है। फिर आता है इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। तो ये प्रमस्तिष्क कार्य को बढ़ाता है, जबकि इस हार्मोन की कमी तंत्रिका तंत्र की क्रिया को कम कर देती है और इसकी अति क्रियाशीलता, उत्तेजनशीलता व अधीरता बढ़ाती है। ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट। नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स ऑन स्किन, त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो थायराइड हार्मोन के अधिस्रवण से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, त्वचा नम रहती है और वैसोडाइलेशन व पसीने के स्रवण से तापमान की हानि को बढ़ाता है। और अगर इसकी अल्प सक्रियता होती है तो त्वचा सूखी, पीलापन लिए हुए और ठंडी रहती है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स ऑन मसल्स, पेशियों पर प्रभाव। तो थायरॉक्सिन की कुछ मात्रा में ही वृद्धि से पेशियों के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन यदि हार्मोन की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हो तो पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। और अगर इस थायराइड हार्मोन की कमी हो तो पेशियां सुस्त हो जाती हैं, संकुचन के बाद उसमें शिथिलन धीरे धीरे होता है। ये संकुचन और शिथिलन पेशियों के सिकुड़ने और फैलने की क्रिया होती है। फिर आता है इफेक्ट्स ऑन स्लीप, नींद पर प्रभाव। तो पेशियों और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर थायरॉक्सिन के प्रभाव के कारण थायराइड की अति क्रियाशीलता अवस्था में थकान महसूस होती है। साइनेप्स पर उत्तेजक प्रभाव के कारण अनिद्रा की अवस्था बनी रहती है। अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया, नींद नहीं आती। इफेक्ट्स ऑन मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों पर प्रभाव। तो थायरॉक्सिन फीमेल्स में दूध के स्रवण को प्रेरित करता है। यह दूध में वसा की मात्रा को बढ़ाता है। थायरॉक्सिन का अल्प स्रवण हो तो दूध के जो स्रवण हो जाता है वो कम होता है। फिर आता है इफेक्ट्स ऑन गोनाड, जनन अंगों पर प्रभाव। तो सामान्य थायराइड स्रवण लैंगिक कार्य को सामान्य रखते हैं और नर में थायराइड हार्मोन की अनुपस्थिति में कामलिप्सा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है और दूसरी ओर अतिस्रवण से इम्पोटेंसी उत्पन्न हो जाती है। फीमेल्स में थायराइड हार्मोन की कमी से अंडाशयों में होने वाले चक्र अनियमित हो जाते हैं और अल्पस्रवण से जो मेंस्ट्रुएशन काल है वो अनियमित हो जाता है। तो ये हो गए जनन अंगों पर प्रभाव। नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर क्या प्रभाव डालता है। तो थायराइड हार्मोन का अधिक स्रवण दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रवण को प्रभावित करता है। जैसे थायराइड हार्मोन के अधिक स्रवण से ग्लूकोज उपापचय की दर में वृद्धि होती है, जिससे अग्नाशय ग्रंथि पैनक्रियास को अधिक इंसुलिन स्रावित करने के लिए उद्दीपन करता है और इस प्रकार थायराइड हार्मोन का अतिस्रवण अस्थि निर्माण से संबंधित उपापचय को भी प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप पैराथायराइड हार्मोन की आवश्यकता अनुसार वृद्धि होती है। तो ये दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड पर भी प्रभाव डालता है। फिर आता है इफेक्ट्स ऑन मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। तो कई कशेरुक प्राणियों में थायराइड स्राव के अभाव में सामान्य वयस्क अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मेंढक का टैडपोल लार्वा है, जो थायराइड हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट किस पर हो गया, कायांतरण पर, मेटामॉर्फोसिस पर।
अगर जल में थायरॉक्सिन या आयोडीन मिला दिया जाए तो टैडपोल में कायांतरण जल्दी और तेज गति से होता है, और अगर इसके विपरीत जल में आयोडीन की कमी हो या टैडपोल की थायराइड ग्रंथि निकाल दी जाए तो टैडपोल में कायांतरण होता ही नहीं है, यानी कि वो लार्वा से वयस्क बनता ही नहीं है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स ऑन नियोटेनी। नियोटेनी होता है चिरभ्रूणता। तो कुछ पूंछ युक्त उभयचर जैसे यूरोडेल के लार्वा में कायांतरण नहीं हो पाता और ये लार्वा ही प्रजनन करने लग जाते हैं, यानी कि लार्वा एडल्ट में तो चेंज नहीं होते, वो लार्वा अवस्था में ही रिप्रोडक्शन करने में सक्षम हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया को नियोटेनी या चिरभ्रूणता कहते हैं। और ये क्यों होता है? थायराइड ग्रंथि की निष्क्रियता के कारण। और इसको सबसे पहले अमेरिकन एक्सोलोटल लार्वा में देखा गया था। फिर आता है इफेक्ट्स ऑन मोल्टिंग, निर्मोचन पर प्रभाव। तो थायरॉक्सिन निर्मोचन को प्रभावित करता है। थायरॉक्सिन यूरोडेल प्राणियों की त्वचा के निर्मोचन को प्रभावित करता है। थायराइड निकालने से निर्मोचन क्रिया रुक जाती है। निर्मोचन क्या होता है? इंस्टार बने, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड, थर्ड, तो इस तरह से लार्वा की चेंज होने की प्रक्रिया। तो अगर थायराइड को निकाल देंगे तो निर्मोचन की क्रिया भी नहीं होती। अब आती है एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपोसेक्रीशन यानी कि अल्प स्त्रवण, और हाइपर सेक्रीशन यानी कि अधिक स्त्रवण। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है हाइपोसेक्रीशन, अल्प स्त्रवण होना, यानी कि हार्मोन का कम स्त्रवण होना। तो इसकी वजह से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? सबसे पहले आता है जड़ वामनता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेटिनिज्म। यह रोग बचपन में थायराइड के कम स्त्रवण के कारण होता है। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से शारीरिक व मानसिक वृद्धि मंद हो जाती है। बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, हृदय गति, शरीर का ताप, उपापचय, ऑक्सीजन की खपत, अस्थियों की वृद्धि आदि की दर घटने से शरीर व मस्तिष्क की वृद्धि रुक जाती है और बच्चे बौने ड्वार्फ रह जाते हैं। हाथ पैर बेडौल और बहुत छोटे, त्वचा सूखी और परतों में लटकी हुई, चेहरा फूला हुआ और लंबाई में कम होते हैं। जनन अंगों का विकास भी अधूरा रहता है और ये प्रजनन योग्य नहीं होते, यानी कि स्टीराइल होते हैं, बंद होते हैं। इनका मस्तिष्क कम विकसित होता है और स्वभाव बच्चों जैसा ही होता है। मंद बुद्धि होने के कारण ऐसे बोनों को क्रेटिन्स और इस दिशा को क्रेटिनिज्म कहते हैं। तो ये इमेज के अंदर दिखाया गया है, मंद बुद्धि बच्चे होते हैं। तो ये हो गया पहला रोग, क्रेटिनिज्म। दूसरा आता है मिक्सोडेमा। यह वयस्क व्यक्ति में थायराइड की कमी से होता है। वयस्क में थायरॉक्सिन की कमी से बीएमआर कम हो जाती है। बीएमआर होता है आधारी उपापचय दर, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है, हृदय की गति धीमी हो जाती है, रुधिर का दाब कम हो जाता है, मनुष्य सुस्त और थका हुआ रहता है, प्रोटीन संश्लेषण कम हो जाता है और शरीर भारी लेकिन कमज़ोर और सुस्त होता है। त्वचा में जल के इकट्ठा हो जाने से त्वचा फूल जाती है, त्वचा, पलकें व होंठ मोटे हो जाते हैं। जनन अंगों की क्रिया और जनन क्षमता में कमी आ जाती है और इस अवस्था को मिक्सोडीमा कहते हैं। और रोगी को दवा के रूप में थायरॉक्सिन देने से रोग समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये रोग कमी से हुआ तो उसको थायरॉक्सिन दी जाती है। तो ये इमेज में दिखाया गया है मिक्सोडीमा का करैक्टर। नेक्स्ट आता है सिंपल गॉइटर, सामान्य घींगा या गलगंड रोग। थायराइड ग्रंथि के बड़ी होकर फूलने को गलगंड या घींगा रोग कहते हैं। देखा है, ये देखिए गले में इस तरह से ये थायराइड ग्रंथि फूल गई और गला क्या होगा, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है और इसको गलगंड रोग कहते हैं। अगर भोजन में आयोडीन की कमी हो तो थायराइड ग्रंथि प्रचुर मात्रा में थायरॉक्सिन नहीं बना पाती
और रुधिर में आयोडीन व थायरॉक्सिन की कमी के कारण क्या हो जाता है, ये रोग हो जाता है। इससे क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं बहुगुणन करके, बहुगुणन मतलब वो आगे की आगे मल्टीप्लाई होके क्या कर लेती हैं, बड़ी हो जाती हैं और क्षेत्र विशेष जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जहां आयोडीन की कमी होती है, जल व मिट्टी में आयोडीन की कमी के कारण अधिकांश लोगों में ये रोग हो जाता है और इसे एंडेमिक घेंगा तथा इसके क्षेत्र को घेंगा क्षेत्र कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं सिंपल गॉइटर। नेक्स्ट आती है हाशिमोटो डिजीज़। तो हाशिमोटो डिजीज़ क्या होती है कि कभी कभी थायराइड ग्रंथि में से स्रवण इतना कम हो जाता है कि थायरॉक्सिन स्वयं या इसकी कमी के उपचार हेतु दी गई औषधियाँ जो उसके शरीर में विदेशी पदार्थों के समान होती हैं वो विष का काम करने लग जाती हैं और शरीर में इस पदार्थ को नष्ट करने वाली प्रतिविष बनने लगते हैं। प्रतिविष होते हैं एंटी, जो कि स्वयं ग्रंथि को ही नष्ट कर देते हैं और इसे एक स्व प्रतिरक्षित यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज़ या फिर थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। यानी कि जो उसको दवाइयाँ दी जाती हैं वो ही क्या बना लेती हैं, खतरनाक हो जाती हैं और वो अपनी ग्रंथि को ही खत्म कर देती हैं। तो इन रोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, खाने के अंदर आयोडीन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। अब आता है हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि अधिक स्रवण होना। तो अधिक स्रवण होने से क्या होता है, एक्सोथैलेमिक गॉइटर, इसको हिंदी में बोलते हैं नेत्रोत्सेदी गलगंड। तो प्रायः अति स्रवण करने वाली थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और इस तरह के गॉइटर को या घेंगे को नेत्रोत्सेदी गलगंड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आँखों के नीचे श्लेष्मा इकट्ठी हो जाती है और गोलक बाहर की तरफ उभर आते हैं। तो आई बॉल्स बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती हैं। इसको बोलते हैं एक्सोथैलेमिक गॉइटर। थर्ड आता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। तो यह हार्मोन थायराइड के स्ट्रोमा की पैरापुट्टिका कोशिकाओं अर्थात सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। स्ट्रोमा क्या था, कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर पैराफॉलिकुलर सेल्स थी जिनको सी सेल्स भी कहते हैं, उनसे निकलता है। तो ये हो गया हार्मोन अलग से एक। तो ये क्या करता है, शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। यह अस्थि के विघटन को कम करके और यूरिन में कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाकर कैल्शियम आयन की संख्या को घटाता है। तो इसका नियंत्रण थायराइड में प्रवेश कर रही प्लाज्मा में कैल्शियम आयन की सांद्रता से होता है। तो इसका क्या काम है, थायरोकैल्सिटोनिन का कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करना। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड यहीं पर ख़त्म होता है। अगला टॉपिक करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।